इतनी भयंकर ठंडी के बाद गर्मी के मौसम मन को बेचैन कर दे रही थी। निशु जानती है कि इसके बाद चिपचिपे पसीने का एक नया दौर शुरू होगा, पर उससे क्या। जब बादलों और ठंडी हवा से भरे ये पल मन को सुकून दे रहे हैं तो उसका आनंद क्यों नहीं उठा लिया जाए। तो क्या यही सिर्फ आज में जीने की आदत ने निशु को कुछ यूं छला है कि समय रेत की तरह उंगलियों के बीच से निकल गया। वो लाड़ दुलार भरा बचपन, स्कूल कॉलेज के दिन और बहुत कुछ बनने के वे ढेर सारे सपने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके अमेरिका में नौकरी भी करनी थी, छुट्टी में ड्रेस डिज़ाइन भी सीखनी थी और जाने कितने रोमांचक स्पोर्ट्स भी सीखने थे। मानो सामने एक असीमित आकाश हो और उसको मुट्ठी में बंद कर लेने की क्षमता भी। पर ऐसा क्यों हुआ धूमकेतु की तरह उतर रवि सर ने अचानक उसकी दुनिया ही बदल दी। बहुत कम दिनों के लिए कॉलेज में आए थे वह। शायद इंग्लिश के सर ने किसी मजबूरी में लंबी छुट्टी ली थी और कॉलेज ने रवि सर को अस्थायी तौर पर बुला लिया था। निशु ने उनको देखा तो देखती ही रह गई थी। बिल्कुल हीरो जैसा लंबा कद, चौड़ा सीना और सुंदर रहन सहन। पता ही नहीं चला कब उसका मन उनके बालों में उलझ गया। उसकी आंखों में अपने प्रति उभरे आकर्षण को पढ़ने में रवि सर ने कोई गलती नहीं की थी। बीच बीच में वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते तो वह खुश हो जाती। इस लगाव ने उसके व्यक्तित्व को ही बदल कर रख दिया था। निशु चुप सी हो गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जगह अपनी खूबसूरती को संभालने और स्टाइलिश कपड़े की जानकारी लेने लगी। रवि का कॉलेज आना तो जल्दी ही बंद हो गया था, पर उन लोगों का मिलना जुलना चलता रहा। पापा को रवि बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। निशु की जिद पर पापा उनके यहाँ रिश्ता लेकर गए, पर वो तो कोई बात आगे बढ़ाने के बजाय नाखुश ही होकर लौट आए। उन्हें न उस घर का रहन सहन पसंद आया था, न स्तर ही, और उस पर से उनके पिता ने अपने बेरोजगार बेटे के लिए बहुत बड़ा दहेज की मांग की। पापा की अकेली बेटी को कुछ भी देने में कोई परेशानी नहीं थी, पर अगर कोई सिर्फ दहेज की ही बात कर रहा हो तो वह तो सही आदमी नहीं हो सकता ना। पापा ने उसे पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था। बेमन से ही सही, निशु ने उनकी बात मान भी ली और रवि को याद करना भी छोड़ दी, पर उसकी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आई कि इस घटना के बाद उसके घर के लोगों को उसकी शादी करने की ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि सुमित जैसे लड़के को उसके लिए पसंद करके आ गए। चेहरे में ऐसा कुछ नहीं कि दोबारा उस पर नजर डालने का भी मन करे, और न बातचीत का ही कोई स्टाइल। और उधर मम्मी पापा जब से उस लड़के को देखकर आए थे तब से वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी करता था। ये भी कोई बात हुई। उनकी माँ, पिताजी, छोटी बहन, किसी की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं। निशु को पता था कि सुमित जैसे मामूली इंसान को निशु जैसी लड़की 3 जन्म लेने पर भी नहीं मिलेगी, सो उन लोगों को तो उसे पसंद करना ही था। पर वह क्या करे अगर घर में हर समय सुमित की सादगी और अच्छे स्वभाव के चर्चे चलते रहते, और ऐसे में उसका आगे पढ़ने का तर्क तक किसी ने नहीं सुना। फिर बाद में जब रोज रात में धीरे धीरे सुमित के फोन आने लगे, जिनमें कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ होती तो कभी हनीमून के लिए मनाली की सुंदरता का जिक्र होता, तो उसे भी उनका व्यक्तित्व ठीक ठाक सा ही लगने लगा और उसने खुद को नसीब के हवाले छोड़ दिया। शादी करके ससुराल आई तो घर के सारे लोग सचमुच सीधे और अच्छे लगे। सास ने अपनी प्यारी बहू पर ज्यादा जिम्मेदारियां छोड़ना अच्छा नहीं समझा और सुमित दिन भर घर के बाहर ही रहते थे। निशु के पास अपने लिए ढेर सारा समय होता था। शादी को लगभग 1 साल बीत चुका था। एक दिन बाजार में अचानक रवि सर से मुलाकात हो गई थी। हाल चाल पूछते पूछते उन्होंने निशु का नंबर ले लिया और रोज फोन करने लगे थे। अब जाकर निशु को पता चला था कि गलती तो खुद उसके पापा की ही थी, जिन्होंने मम्मी की बातों में आकर 2 प्यार करने वालों को अलग कर दिया। अब क्या करे निशु, अब तो वह ऐसी लझन में फंस चुकी है। रवि जैसा सुंदर इंसान उसके लिए बाहें फैलाए बैठा रहा और वह सुमित के साथ बांध दी गई। सुमित और उससे संबंधित हर चीज में अब कमी ही कमी नजर आने लगी थी। उधर रवि के व्यक्तित्व का आकर्षण, उसकी बातें सिर चढ़कर बोलने लगी। फिर लगा कि भला कब तक 2 नावों पर पैर रखकर चलती रहेगी, तो कोई निर्णय तो उसे लेना ही पड़ेगा। वह सुमित को बिना कुछ कहे एक दिन रवि के साथ उनके घर चली आई थी। आज सोचती है तो लगता है कि जिंदगी का वह गलत कदम उसकी नासमझी हो सकती है, पर कुटिलता नहीं, क्योंकि रवि सर के बार बार इशारा करने पर भी उसने न रुपए और गहने लिए थे, न कोई कीमती सामान। बस में 2000 रुपयों के साथ वह तो कुछ ऐसे चली आई थी मानो सिनेमा हॉल जाने को निकली हो। रवि बहुत नाराज थे। तुम्हें पता है न कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कैसे संभालूंगा तुम्हें? तुम्हारे अपने खर्चों भर पैसे तो तुमको ले आने ही चाहिए थे न। पर निशु के कोई खर्चे हैं ही कहाँ। बिल्कुल साधारण तरीके से रह सकती है वह। अब वह भी कोई नौकरी कर लेगी और अपनी पहली तनख्वाह से रवि को मोटरसाइकिल गिफ्ट करेगी।
उनकी हर सुविधा का ध्यान रखेगी वह और दुनिया के सामने प्यार की मिसाल होगी उसकी कहानी। पर शुरुआत ही कड़वाहट से हो गई थी। रवि शायद उसकी तरह नहीं सोच रहे थे। उन्होंने तो मानो तेजी से उसे हकीकत की धरातल पर लापता कि फोन पर इतना लाड़ प्यार दिखाते उसके बिना जिंदा न रह पाने का दावा करने वाले रवि तो अब उससे सीधे मुंह बात भी करने के मूड में नहीं थे। किसी रानी की तरह पली बड़ी निशु को अब समझ आया कि वह क्या गलती कर बैठी है। डांट फटकार जल्दी ही मारपीट में बदल गई और कुछ ही पालों में उसने समझ लिया था कि सुमित के प्यार दुलार भरे स्पर्श और रवि के जबरदस्ती में क्या अंतर है। अपने और पराये का फर्क देख उदास थी वह। रवि चाहते थे कि वह पापा को फोन करके कुछ पैसों की मदद मांगे, पर अब कोई भी दूसरा कदम उठाने से पहले वह जरा थमकर अपनी स्थिति पर सोचना चाहती थी। पापा और मम्मी से उसे डर भी लगता था। ऐसा थोड़े ही न था कि वह फोन करेगी और पापा पैसे लेकर आ जाएंगे। पता नहीं वह अब उससे बात भी करेंगे या नहीं। क्या वो कभी यहाँ से वापस जा सकेगी। उस दिन अचानक पापा को आया देख कितनी खुशी हुई थी उसे, जैसे कि कोई बुरा सपना देखते देखते नींद खुल जाए। अब बस वो यहाँ से जाना चाहती है, उनकी हर बात मानना चाहती है। पर रवि ने उसे कमरे में बंद कर अपने नए बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए मांगने के लिए धमकाना शुरू कर दिया था। कुछ नहीं हुआ था फिर। पापा की नज़रों में छिपी वह नफरत, वो परायापन, उनके कठोर हाथों का वह थप्पड़ जिसके निशान गालों पर 3 दिन तक बने रहे थे, और टूटे मन का विश्वास कि पापा उससे सारे संबंध तोड़कर लौट गए थे और साथ ले गए उसका सारा बचपना। समझ गई थी वह कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। वह पूरी दुनिया में अकेली हो चुकी है। रवि की वासनापूर्ति और उनकी माँ की नौकरानी जो जैसे नचाता नाचने लगी। मेरा विश्वास ऐसा टूटा कि दिमाग में ही नहीं आया कि अगर सुमित को छोड़ सकती थी तो रवि को क्यों नहीं छोड़ पा रही है। या शायद वह एक भयंकर शौक की अवस्था थी। अपराध इतना कि अगर वे लोग उसे कुछ लाख रुपयों के लिए कहीं बेच भी आते तो वह इसी को अपने कर्मों का फल मान बैठती। 7 महीने बीतते बीतते जब वह सूख कर कांटा हो चुकी थी, रंग सांवला और आंखें कोटरों में धंस चुकी थी, तब एक दिन पता चला कि इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। उसे तो आज तक नहीं पता कि सुमित को इस बात की खबर कैसे मिली कि वह रवि के साथ खुश नहीं है। उस दिन अचानक उन्हें सामने पाकर सोचा था कि शायद तलाक के कागजों पर साइन लेने होंगे, पर वे तो पुलिस को साथ लेकर अपनी पत्नी को छुड़ाने और अपहरण बलात्कार करने के जुर्म में उन लोगों को गिरफ्तार कराने आए थे। किसी देवदूत की तरह वह उसे बुरे सपने से बाहर ले आए थे और एक बार फिर निशु ने स्वयं को समय के अनुसार दिया था। सुमित के घर पहुंचकर 2 दिन वह भूखी प्यासी एक कोने में पड़ी रही। फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति समझ में आने लगी कि सुमित के माता पिता और बहन कोई भी उसे अपने घर में वापस लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तलाक लेने के लिए उन्हें लगातार समझा रहे थे, पर न जाने क्यों सुमित बिल्कुल ही चुप रहने लगे थे। उनका गंभीर चेहरा देखकर किसी को कुछ पता ही नहीं होता था कि वह सोच क्या रहे हैं। पर अगर वह कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो घर के बाकी लोग उन्हें निशु को भला बुरा कहने लगे। वह भी समझ गई थी कि उसका हाल पूछने उसके मम्मी पापा ही नहीं आए तो यहाँ किसी को क्या पड़ी थी। अगले दिन सुमित ऑफिस से लौटकर कमरे में आए और उदास चेहरा लेकर कुर्सी पर बैठ गए। रूठी हुई सासू माँ एक प्याला चाय रखकर चली गई थी। सांवला, टूटा और निर्जीव सा चेहरा, कितने बूढ़े दिखने लगे हैं सुमित। निशु के मन में उनके लिए ढेर सा प्यार उमड़ा। वही तो जिम्मेदार है इसकी। कितनी बड़ी गलती हो गई है उससे। कुछ देर वैसे ही उनको देखने के बाद वह धीरे से उठी और उनके पैरों के पास आकर बैठ गई। मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है सुमित। सुमित ने धीरे से आंखें खोली और कितना दर्द था उन आंखों में। मैं कभी भी तुमको पसंद नहीं था ना निशु, उन्होंने पूछा तो तड़प उठी थी वह। मैंने आपका मोल नहीं समझा सुमित जी। जिसके सर पर असली सोने का ताज सजा था वह नकली पत्थर तलाशने चल पड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिए। पर सुमित यह सब कुछ नहीं सुनना चाहते थे। सुमित कमरे से बाहर निकल गए। बाद में यही उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया कि निशु या घर का कोई भी सदस्य उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता तो वो उठकर चले जाते। सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल जाते और लौटने पर घंटों बाहर टहलते रहते। कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता तो वो आधी रोटी जो मुश्किल से उनके गले से उतरती थी उसे भी छोड़कर हट जाते। उनकी हालत पर निशु बहुत रोती, पर वो तो नजर उठाकर देखते तक नहीं। जिंदगी यूं ही तो नहीं कटेगी। निशु ने सबका दिल जीतने के लिए घर के सारे कामकाज अपने ऊपर लेने की कोशिश की, सभी लोगों से अलग अलग माफी भी मांगी। पर वह क्या करे अगर कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता था। कुछ कड़वा, कुछ तीखा मुंह से कुछ निकल न जाए। सुमित के परिवार वालों को कुछ न बोलना ही सबको आसान लगता था शायद।
उधर निशु के मन में गहरा डर भी बैठा हुआ था कि पता नहीं कब सुमित का मन पिघलेगा और वह घर वालों की बात मानकर किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेंगे। एक अजीब सा सन्नाटा निशु के अगल बगल बिखरा पड़ा था। क्या करे वह, कहाँ चली जाए। वह तो सुमित से बस इतना कहना चाहती थी कि भले मारे पीटे प्रताड़ित करे, उफ भी नहीं करेगी वह, पर कुछ तो बोले तो फिर उन्हीं की खुशी। अगर वे उसे सामने पाकर असहज हो जाते हैं तो उनके सामने पड़ने से बचेगी वह, यही उसकी सजा भी होगी। निशु अपना सामान समेटकर घर के बाहर वाले छोटे कमरे में आ गई थी। अगर हर समय गिड़गिड़ाने से माफी नहीं मिलेगी तो इसे समय पर छोड़ना होगा। सोचना ही पड़ेगा कि भविष्य में वह स्वयं को कहाँ पर देखना चाहती है। अगर दीनता की प्रतिमूर्ति नहीं बनना है तो अपने अंदर वो शक्ति संचित करनी होगी कि लोग उसकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएं। जीवन को एक नई दिशा देना है तो अपने पैरों पर खड़े होना पहली जरूरत थी। घर के पास स्थित एक छोटे से स्कूल में कुछ घंटों की नौकरी का इंतजाम कर निशु ने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। पाए जो कभी बीच में ही छूट गई थी, पहले उसे ही पूरा करना होगा। शायद तभी आगे सोचना संभव होगा। जीवन एकाएक बहुत व्यस्त हो गया। वह सुमित के सामने पड़ने से बचती पर कभी कभी छुपकर दुख की उस मूर्ति के दर्शन जरूर करती रहती जिसकी दुर्दशा का कारण वह स्वयं थी। उनकी उदास मूर्ति उसे और मेहनत करने को उकसाती। कड़ी मेहनत की कई वर्षों के बाद एक दिन ईश्वर उस पर प्रसन्न हो गए। स्कूल टीचर की परीक्षा पास कर ली थी उसने और अब जल्दी ही किसी स्कूल में नौकरी भी मिल जाने वाली थी। कमरे के कोने में रखी उसी कुर्सी पर बैठे थे सुमित। जब अपना रिजल्ट उनके हाथों में रखकर वही जमीन पर बैठ गई थी वह, मानो उनकी बगल में बैठने की हैसियत ही नहीं थी उसकी। खामोशी से कागजों को उलटते पलटते गंभीर आवाज में बोले थे वह, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए परेशान था, पर अच्छा है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। अब मैं बिना किसी परेशानी के तुमको अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लेने की सलाह दे सकता हूँ। चौंक उठी थी वह, तो क्या पहले उसको विदा करके तब अपने लिए सोचने वाले हैं वह। पर जो भी हो, वह किसी बात की शिकायत करने की स्थिति में तो है नहीं। मेरी पसंद की बात अब छोड़िए सुमित जी, उसे तो अपनी नादानी से खो दिया है मैंने। पर मेरी वजह से आप कब तक ऐसा जीवन जिएंगे? सबकी बात मान क्यों नहीं लेते आप? धीमी आवाज में निशु ने पूछा तो खोए खोए से सुमित कहने लगे, एक दिन मैं इतना स्वार्थी हो गया कि तुमसे तुम्हारी पसंद पूछे बिना ही शादी कर लिया था तुमसे। पर अब तुम जिसको भी चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा ये उतरा चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। तुम्हें खुश रखने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुमित की आंखें गीली थीं। एकाएक निशु समझ गई कि अस्वीकार के जिस डर से वह गुजर रही थी वही डर उधर भी था। अगर वह सोचती थी कि किसी दिन सुमित उससे मुक्ति पाने का निर्णय ले लेंगे तो उधर भी यही डर था। शायद दोनों ही तो एक दूसरे की पहल का इंतजार कर रहे थे। किसी के साथ भागी हुई पत्नी को बिना एक शब्द बोले लाकर घर में तो रखा ही संयुक्त परिवार में रहकर भी ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि कोई उसे कुछ भी कह सके। एक ही घर में अलग अलग रहते हुए पिछले इतने समय से उसके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं वह, और आज भी चयन का अधिकार उसे ही दे रहे हैं। पल भर में ही वह उदासी के उस गहन गह्वर से बाहर निकल आई थी। अब तो महसूस हो रहा था कि दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री है वह, और ईश्वर ने जो उसे दिया है वह तो किसी और के पास नहीं होगा। बरसों से जमी धूल साफ हुई। अब निशु की आवाज में चपलता थी। जीवन साथी तो मेरे पास है, बस उसके दायित्व से उसका प्यार बनने तक का सफर तय करना बाकी है। उसकी बात समझने में सुमित को कुछ समय लगा था। फिर वो उठे और पैर मोड़कर उसके पास वही जमीन पर बैठ गए। निशु के हाथों को पकड़कर कहने लगे, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए थी सुनी। मुझे न समाज की परवाह है न किसी और का ख्याल, बस तुम कह दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। इस बार मुझे मत नकारना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी पसंद पर पूरा उतरने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ निशु। जानती है वह, पता है उसको। मूर्ख तो वह थी जो ऐसा अथाह प्यार अपने आंचल में समेटकर भी खुद को असहाय समझती रही थी। पर अब अपने इस प्यार को संभाल कर रखना उसे आता है। आत्मविश्वास से ओतप्रोत निशु उठी, हाथ पकड़कर सुमित को उठाया और सास ससुर के कमरे में जाकर उनके पैरों पर झुक गई। हमें नए जीवन का आशीर्वाद दीजिए।